आज है 28 सितंबर रविवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शनों की, जहां सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों ने मामले को और गर्मा दिया है। साथ ही नजर डालेंगे तमिलनाडु में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ पर, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद अभियान पर हुई कार्रवाई और गरबा आयोजनों के लिए विश्व हिंदू परिषद के कड़े दिशानिर्देशों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा बिहार चुनाव की तैयारियों, रेलवे को मिली लाखों शिकायतों और मणिपुर समेत 3 राज्यों में अफस्पा की अवधि बढ़ाए जाने की भी खबर है। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। माना जा रहा है कि लद्दाख के इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में से एक में ज्यादातर नागरिक हताहत और घायल उसी पाक के बाहर हुए, जहां सोनम वांगचुक और अन्य लोगों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए किशोर समफेल, बदला हुआ नाम, 24 सितंबर की उन घटनाओं को याद करते हैं जिनकी वजह से वो टूटे हुए पैर के साथ लेह के सोनम नोरबू मेमोरियल अस्पताल में भर्ती हैं। एक गोली उनके पैर से गुजरते हुए उनकी हड्डी का एक हिस्सा तोड़ गई। समफेल उन हजारों युवाओं में से थे जो 24 सितंबर बुधवार की सुबह लेह एपेक्स बॉडी के आह्वान पर लद्दाख की राजधानी के शहीद पार्क में एकजुटता दिखाने के लिए जमा हुए थे। इससे एक दिन पहले 23 सितंबर की शाम को 2 कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। शिक्षाविद और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल बुधवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गई थी। और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ती हालत ने स्थानीय लोगों में आक्रोश भर दिया था। अस्पताल में द वायर से बात करते हुए समफेल ने कहा, हजारों लोग आए थे और यह एक शांतिपूर्ण विरोध था। शाम करीब 3 बजे समफेल ने पार्क के बाहर धमाकों की आवाज़ सुनी। उन्होंने बताया, जब मैं बाहर आया तो मैंने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते देखा। यहां तक कि बुजुर्गों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। द वाया ने कम से कम 5 चश्मदीदों से बात की, जिन्होंने बताया कि हिंसा की चिंगारी सुबह करीब 11:30 बजे भड़की, जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह जुलूस निकालकर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय और नागरिक सचिवालय की ओर मार्च करने लगा। जब वे परिषद कार्यालय के पास पहुंचे तो उनका सामना भारी सुरक्षा बलों से हुआ, जिसके कारण हिंसक झड़पें और पथराव हुआ। लगभग 400 मीटर दूर प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के लद्दाख कार्यालय को घेर लिया। एक चश्मदीद नामग्याल ने बताया, परिषद कार्यालय के बाहर एक नागरिक प्रदर्शनकारी को सिर में गोली मार दी गई। इससे युवा और भी ज्यादा भड़क गए। जैसे ही लद्दाख में भाजपा का कार्यालय आग की लपटों में घिरा और बाहर सड़क पर एक पुलिस वैन को भी आग लगा दी गई, एक बड़ी भीड़ परिषद कार्यालय और नागरिक प्रशासन के मुख्यालय के चारों ओर जमा हो गई, जिसे भी आग के हवाले कर दिया गया। शाम 3 बजे तक भीड़ शहीद पार्क में लौट आए और टकराव के लिए एक मंच तैयार हो गया। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडीएम जामवाल ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो पूरा शहर आग की लपटों में होता। हालांकि पूर्व सैनिक और प्रदर्शनकारी स्टेंजिन ओत्सल ने कहा, उन्होंने कोई संयम नहीं दिखाया और सीधे गोलीबारी की। वे पानी की बौछारों या रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैलेट और असली गोलियों का इस्तेमाल किया। अस्पताल में भर्ती ओत्सल कहते हैं, वांगचुक साहब ने लद्दाखियों को जगाया। हमारी जमीन हमारी एकमात्र संपत्ति है और हम केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो हम अपना भविष्य खो देंगे। विडंबना यह है कि जिस दिन उन्होंने ये कहा, उसी दिन वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच की जा रही है। वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। डीजीपी ने दावा किया कि हाल ही में पाकिस्तान के एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को हिरासत में लिया गया था, जो वांगचुक के बारे में सीमा पार रिपोर्ट भेजता था। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जामवाल ने बुधवार को हुई हिंसा के पीछे वांगचुक को मुख्य व्यक्ति बताया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के 2 दिन बाद
वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। डीजीपी जामवाल ने कहा कि वांगचुक लोगों को भड़काते हैं और उनका एक एजेंडा है। उन्होंने कहा, जहां तक विदेशी फंडिंग का सवाल है, एक प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। एफसीआरए उल्लंघन का एक मामला है। हमने एक पाकिस्तानी पीओआई को गिरफ्तार किया था, जो उनके साथ था, जो उनके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा था और उसे सीमा पार भेज रहा था। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। डीजीपी ने यह भी दावा किया कि घायलों में कुछ नेपाली नागरिक भी शामिल थे। इस बीच लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक को जोधपुर जेल भेजने के अपने फैसले का बचाव करते हुए दावा किया कि वह राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त थे। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं और कर्फ्यू लागू है। लेह और कारगिल के नेताओं ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है और आरोप लगाया है कि लद्दाख में चल रहे आंदोलन को राष्ट्र विरोधी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। लेह की एपेक्स बॉडी ने वांगचुक की हिरासत को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लेगबुक ने कहा कि वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप बिल्कुल झूठा है। उन्होंने केंद्र द्वारा वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के समय पर भी सवाल उठाया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सज्जाद कारगिली ने कहा, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नेताओं ने पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच की भी मांग की है। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेट्री कज़गम टीवी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से कम 38 लोगों की मौत हो गई। विजय के राज्यव्यापी दौरे के तहत आयोजित इस सभा के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। कार्यक्रम के दौरान भीड़ में कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं और दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार भगदड़ लगभग शाम 7:30 बजे उस समय मची जब विजय अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। हजारों लोग जो उनके काफिले का पीछा कर रहे थे, उन्होंने भीड़ को उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ा दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि करूर से आ रही खबरें चिंताजनक हैं और उन्होंने अधिकारियों को घायलों का तत्काल इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को आई लव मोहम्मद अभियान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई, जिसमें प्रमुख मुस्लिम विद्वान और इत्तेहादे मिल्लत परिषद के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक स्थानीय अदालत ने रजा और 7 अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उन पर हिंसक झड़प की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बरेली जिले में इस अभियान के सिलसिले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 150 से 200 मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की नमाज के बाद बरेली में एक मस्जिद के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए हुए लोगों की अधिकारियों से झड़प हो गई थी। अन्य जिलों में भी तनाव की खबरें हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर के अनुसार 23 सितंबर तक देश भर में इस अभियान के संबंध में कम से कम 21 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1324 से अधिक मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है और 38 को गिरफ्तार किया गया है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने गरबा प्रतिभागियों और आयोजकों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इन दिशानिर्देशों में आधार कार्ड से पहचान, धार्मिक अनुपालन और केवल हिंदुओं को प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जारी इस परामर्श में जोर दिया गया है कि लोगों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले पहचान बतानी होगी, तिलक लगाना होगा, पूजा करनी होगी और देवी की प्रतिमा के सामने नमन करना होगा। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा, गरबा महज एक नृत्य नहीं, बल्कि देवी को प्रसन्न करने का एक पूजा रूप है। केवल उन्हीं लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। इन निर्देशों में गौमूत्र के छिड़काव से धार्मिक शुद्धिकरण करने का भी आह्वान किया गया है। इंदौर के व्यस्त कपड़ा बाजार में भाजपा नेता एकलव्य सिंह गौड़ के एक अल्टीमेटम से खासा विवाद पैदा हो गया है। गौड़ ने खुले तौर पर व्यापारियों से कहा है कि वे 1 महीने के भीतर अपने सभी मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दें। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है और 50 से अधिक मुस्लिम कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार और प्रशासन की चुप्पी हैरान करने वाली है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एकलव्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुलिस थाने में शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस बीच मार्केट में बैनर लगे हैं जिन पर लिखा है, जिहादी मानसिकता से मुक्त बाजार में आपका स्वागत है। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत का चुनाव आयोग 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का 2 दिवसीय दौरा करेगा। ये यात्रा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर आधारित नई मतदाता सूची के प्रकाशित होने के कुछ दिनों बाद होगी।
आमतौर पर आयोग का किसी चुनावी राज्य का दौरा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ ही दिन पहले होता है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव उस तारीख से पहले पूरे कराने होंगे। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जून में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया गया था, जिसके तहत नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की गई। चुनाव आयोग के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया गया, जहां मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदान को दबाने के मामले सामने आए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। मुरादाबाद जिले का यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन नवंबर 2024 के उपचुनाव में नतीजे पूरी तरह पलट गए। भाजपा का वोट शेयर 2022 के 30% से बढ़कर लगभग 77% हो गया, जबकि सपा 46% से गिरकर महज 11.5% पर आ गई। स्क्रोल द्वारा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से इन आरोपों की पुष्टि होती है। विश्लेषण में 3 प्रमुख विसंगतियां सामने आईं। पहला, मुस्लिम बहुल बूथों पर भी भाजपा का वोट शेयर बहुत अधिक था, जो कि एक विसंगति है। दूसरा, जैसे जैसे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी, मतदान प्रतिशत में तेजी से गिरावट आई। और तीसरा, मुस्लिम बहुल बूथों में नाम हटाने की दर ज्यादा थी, जबकि गैर मुस्लिम बहुल बूथों में नाम जोड़ने की दर ज्यादा थी। ये डेटा उन जमीनी रिपोर्टों की पुष्टि करता है जिनमें मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान से रोके जाने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड में पेपर लीक कांड को लेकर दोहरी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक ओर छात्र उग्र विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपियों की संपत्तियों को ढहाया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े इस घोटाले ने पूरे राज्य में छात्रों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। उधर सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी खालिद की दुकान को ढहा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि बेरोजगारी सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है और आरोप लगाया कि भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है। असम में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी के चुनावों में शानदार जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी और यूपीपीएल को सत्ता से बाहर कर दिया है। बीपीएफ ने 40 सीटों में से 28 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि यूपीपीएल को 7 और भाजपा को सिर्फ 5 सीटें मिलीं। बीपीएफ की इस वापसी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि बीपीएफ ने गैर बोडो मतदाताओं, खासकर मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच बनाए रखी, जो इस जीत का एक बड़ा कारण बना। सूरत की एक अदालत ने करोड़ों के गोडादरा भूमि घोटाले में भाजपा विधायक प्रवीण घोघारी और 13 अन्य के खिलाफ नई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सीआईडी द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों को क्लीन चिट देने की मांग की गई थी। घोघारी पर जाली हस्ताक्षर और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हथियाने का आरोप है। अदालत के इस आदेश ने उस घोटाले को फिर से उजागर कर दिया है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। पिछले 2 वर्षों में रेलवे को ट्रेनों और स्टेशनों से संबंधित 61 लाख से अधिक शिकायतें मिलीं। एक आरटीआई जवाब से पता चला है कि इन शिकायतों में कुल मिलाकर 11% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक शिकायतें सुरक्षा को लेकर थीं, जिनमें 64% की भारी वृद्धि हुई। अन्य प्रमुख चिंताओं में बिजली के उपकरण और कोच की स्वच्छता शामिल हैं। हालांकि रेलवे स्टेशनों के बारे में सार्वजनिक शिकायतों में 21% की कमी आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। यह निर्णय राज्यों की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। केरल सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रस्तावित स्नातक पाठ्यक्रम के मसौदे को खारिज कर दिया है। पैनल ने कहा है कि यह बौद्धिक कठोरता का सम्मान करने में विफल है और वैचारिक रूप से प्रेरित सामग्री थोपता है। अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक की अध्यक्षता वाले पैनल ने प्रस्तावित पाठ्यक्रम ढांचे के मूल आधार पर ही पुनर्विचार करने का आह्वान किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और भारतीय ज्ञान प्रणाली की आड़ में हिंदुत्व प्रेरित सामग्री को बढ़ावा देता है। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी के बाद
एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना सिंह को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सचिव पद से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री की सभा के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो सिस्टम फेल हो गया था, जिससे लगभग 10 मिनट के लिए लाइव फीड बंद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक जयपुर और दिल्ली में उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हुई तकनीकी खामियों से नाखुश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीज़ा रद्द करने का फैसला किया है। ये फैसला पेट्रो द्वारा न्यूयॉर्क में एक फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी सैनिकों से राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों की अवज्ञा करने का आग्रह करने के बाद आया। विदेश विभाग ने पेट्रो के इस बयान को लापरवाह और भड़काऊ बताया। पेट्रो ने अमेरिकी सैनिकों से कहा था कि वे मानवता के आदेश का पालन करें, ट्रंप के नहीं। डेनमार्क के सबसे बड़े सैन्य अड्डे सहित कई सैन्य सुविधाओं के पास ड्रोन देखे गए हैं। इन उपकरणों को कारुप एयरबेस के ऊपर देखा गया, जिससे इसे कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा। जर्मनी, नॉर्वे और लिथुएनिया में भी संभावित ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली है। इन घटनाओं ने डेनमार्क की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसमें संभावित रूसी संलिप्तता का डर भी पैदा कर दिया है। हालांकि डैनिश अधिकारियों ने कहा है कि उनके पास ये बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि इसके पीछे मॉस्को का हाथ था। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।